स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। तो बेसिकली इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं टर्म्स ऑफ गियर व्हील, या कहा जा सकता है एलिमेंट ऑफ गियर। जो भी गियर होता है उसमें कौन कौन से मेन एलिमेंट होते हैं उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला आता है आउटर डायामीटर, या इसी को एडेंडम भी कहा, एडेंडम और टिप डायमीटर भी कहा जाता है। चाहे पूछा जाए एडेंडम सर्किल क्या होती है, टिप सर्किल क्या होती है, या आउटर डायमीटर क्या होता है, तो तीनों एक ही होता है। ये क्या होता है, गियर का सबसे बड़ा व्यास होता है, सबसे बड़ा माप होता है, वही क्या कहलाता है, गियर का आउटसाइड डायमीटर कहलाता है। जो आउटसाइड डायमीटर होता है ये गियर के अडेंडम को होता हुआ बनाया जाता है। मीन्स जो ये अडेंडम होता है उसको छूता हुआ उसके बाहर बाहर से जो सर्किल होता है वो उसका क्या होता है, आउटसाइड डायमीटर होता है। इंग्लिश में बात की जाए तो द आउटर सर्किल ऑफ द गियर व्हील इज कॉल्ड एडेंडम सर्किल। जो गियर का क्या होता है, सबसे आउटर सर्किल होता है, उसी को एडेंडम सर्किल के नाम से जानते हैं, या इसी को आउटसाइड डायमीटर भी कहते हैं। द डायमीटर ऑफ द सर्किल इज द आउटर डायमीटर ऑफ द गियर व्हील। यही क्या होता है, गियर का सबसे आउटर डायमीटर होता है। दिस डायमीटर इज जस्ट लाइक द मेजर डायमीटर ऑफ द स्क्रू थ्रेड। जिस प्रकार स्क्रू थ्रेड में हमने पढ़ा था माइनर डायमीटर और उसके बाद मेजर डायमीटर, तो मेजर डायमीटर के जैसा ही गियर में क्या होता है, आउटसाइड डायमीटर होता है या फिर एडेंडम सर्किल होता है। ठीक, कमिंग टू नेक्स्ट वन, दैट इज फर्स्ट पहले रूट सर्किल को डिस्कस करते हैं। रूट सर्किल क्या होता है, बेसिकली गियर के दांतों के रूट को छूता हुआ जो वृत्त बनता है उसी को रूट सर्किल कहा जाता है। दो प्रोफाइल होती है हमारे गियर में, एक होता है मींस रूट होता है, एक क्रेस्ट होता है। तो जो क्रेस्ट को छूता हुआ बनेगा बाहर बाहर से वो क्या हो जाएगा, आउटसाइड डायमीटर या फिर एडेंडम सर्किल हो जाएगा। और जो रूट को छूती हुई अंदर अंदर से सर्किल बनती है उसी को क्या कहते हैं, उसी को रूट सर्किल कहते हैं, या उसी को डिडेंडम सर्किल के नाम से जानते हैं। ठीक, द सर्किल व्हिच पासेस थ्रू द बॉटम ऑफ द टीथ इज कॉल्ड डिडेंडम और रूट सर्किल। बेसिकली कहां से पास होती है, तो बॉटम से गियर के पास होती है। द डायमीटर ऑफ दिस सर्किल इज कॉल्ड द रूट डायमीटर, और इसका जो डायमीटर होता है उसी को क्या कहते हैं, रूट डायमीटर के नाम से जानते हैं। दिस डायमीटर इज जस्ट लाइक वी कैन से माइनर डायमीटर ऑफ द स्क्रू थ्रेड। जैसे माइनर डायमीटर होता है उसी प्रकार ये होता है। अब इन दोनों के बीच में मेजर डायमीटर और माइनर डायमीटर में जो एडेंडम सर्किल होती है, डिडेंडम सर्किल होती है, उसके बीच में मान लीजिए एडेंडम सर्किल है, ये डिडेंडम सर्किल है, इसके बीच में एक इमेजिनरी सर्किल होती है, काल्पनिक व्यास होता है, इसी को कहते हैं पिच सर्किल। तो पिच सर्किल बेसिकली है क्या है, ये काल्पनिक वृत्त है जो गियर के बाहरी वृत्त मींस एडेंडम सर्किल और आंतरिक वृत्त रूट सर्किल के बीच में बनता है। इट इज एन इमेजिनरी सर्किल ऑफ द पिच डायमीटर लोकेटेड अबाउट हाफ वे डाउन द टीथ। टीथ के लगभग आधे पर ये स्थित होता है, where the teeth of both the wheel is contact each other। पिच सर्किल पे ही क्या होते हैं, दोनों दांते आपस में गियर के आकर के आपस में मेश होते हैं, मिलते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, पिच सर्किल के नाम से जाना जाता है। पिच सर्किल अगर हमें सर्कुलर पिच निकालना है तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है सरकमफ्रेंस ऑफ द पिच अपान नंबर ऑफ टीथ। ये सरकमफ्रेंस हमें किसी वृत्त का निकालना है तो फार्मूला क्या होता है उसके लिए, सरकमफ्रेंस परिधि निकालने के लिए पाई डी, और दांतों की संख्या अगर n हो तो सर्कुलर पिच बराबर क्या हो जाएगा, पाई डी अपान n हो जाएगा। इसी को क्या कहते हैं, सर्कुलर पिच के नाम से जानते हैं। कमिंग टू नेक्स्ट वन, दैट इज पिच। तो दो साथ लगते दांतों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। मींस दो जो पास पास में दांते होते हैं साथ लगते हैं उसी को क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। उनके सेंटर के बीच की दूरी को, यह दूरी एक दांते के सेंटर से दूसरे दांते के सेंटर के बीच से मापी जाती है। ठीक, बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए ये हमारा एक है दांता, दूसरा दांता है, इसके सेंटर से ये जो बीच की दूरी होती है इसी को क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। और इनके बीच की जो दूरी मापते हैं, इनके बीच जो डायमीटर बनता है उसी को पिच डायमीटर कहते हैं। इट इज द डायमीटर ऑफ द पिच सर्किल। ओके, तो आशा करते हैं ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे पूछा कीजिए, कि वो बेसिकली आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। ओके, सो पिच सर्किल की बात हो गई। अगर मान लीजिए हमें पिच सर्किल डायमीटर निकालना है तो हम क्या करते हैं, पिच सर्किल डायमीटर निकालने के लिए क्या किया जाता है, मॉड्यूल को हम नंबर ऑफ टीथ से गुणा कर देते हैं। हमें मॉड्यूल पता होना चाहिए और नंबर ऑफ
तीत पता होना चाहिए तो हम पिच सर्कुलर पिच क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ओके, तो सर्कुलर पिच बराबर क्या होता है, मॉड्यूल इनटू नंबर ऑफ तीत। मॉड्यूल क्या होता है हम आगे आने वाले अभी लेक्चर्स में, आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट कमिंग टू सर्कुलर पिच के बारे में, सर्कुलर पिच क्या होता है, जैसा कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, दो साथ लगते दांतों के बीच की दूरी को यदि हम पिच सर्किल से ही नापते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, सर्कुलर पिच के नाम से जानते हैं। सर्कुलर पिच को हमने ऊपर ही कैलकुलेट कर लिया है, पाई डी अपान एन होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल अपान नंबर ऑफ टीथ, ये हो जाता है बेसिकली पाई डी अपान एन। नेक्स्ट अभी एक शब्द आया था मॉड्यूल, वो क्या होता है, जस्ट सर्कुलर पिच का अपोजिट होता है। मॉड्यूल बराबर होता है नंबर ऑफ टीथ अपान पिच सर्किल डायमीटर, तो ये पाई डी अपान एन हो जाता है। नेक्स्ट आता है कार्डल पिच। कार्डल पिच क्या होता है, दो साथ लगते दांतों के बीच की दूरी यदि सीधी रेखा में पिच सर्किल पर मापी जाती है तो उसी को क्या कहते हैं, कार्डियल पिच कहते हैं। मीन्स दो साथ में दांतें हैं, दो पास पास के दांतों के बीच की दूरी को अगर हम क्या कर रहे हैं, पिच सर्किल पे एक स्ट्रेट लाइन में नाप रहे हैं तो उसी को क्या कहते हैं, कार्डियल पिच के नाम से जानते हैं। कमिंग टू नेक्स्ट वन, दैट इज डायमेट्रिकल पिच। गियर की परिधि पर कुल दांतों की संख्या जो पिच डायमीटर से भाग देने पर प्राप्त होती है वो क्या होती है, डायमेट्रिकल पिच होती है। मींस गियर के दांतों की कुल संख्या को अगर हम पिच सर्किल से भाग देते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को डायमेट्रिकल पिच के नाम से जानते हैं। ठीक, बेसिकली डायमेट्रिकल पिच क्या हो जाता है, डायमेट्रिकल पिच क्या हो गया, नंबर ऑफ टीथ एन अपान पिच सर्किल डायमीटर मींस पाई डी हो जाता है। ठीक, अब मॉड्यूल क्या होता है, इसी का जस्ट अपोजिट होता है। अगर मॉड्यूल की बात की जाए तो बेसिकली ये जस्ट क्या होता है, इसका डायमेट्रिकल पिच का उल्टा हो जाता है। अगर मॉड्यूल निकालना है तो 1 अपान डायमेट्रिकल पिच मींस नंबर ऑफ टीथ क्या हो जाएगा, हमारा नीचे हो जाएगा और पाई डी हमारा ऊपर हो जाएगा। मींस पिच सर्किल डायमीटर, जस्ट 1 मिनट, मॉड्यूल बराबर क्या होता है, पिच सर्किल डायमीटर अपान नंबर ऑफ टीथ, पिच सर्किल डायमीटर अपॉन नंबर ऑफ टीथ, यही क्या हो जाएगा, मॉड्यूल हो जाएगा। ठीक, तो मॉड्यूल की अगर परिभाषा दी जाए कि मॉड्यूल क्या होता है तो एक गियर के दांतों की संख्या से पिच व्यास को भाग देने पर जो प्राप्त होता है वही क्या होता है, मॉड्यूल कहलाता है। ये गियर का सबसे प्रमुख मुख्य पैरामीटर होता है। इसको किस में व्यक्त किया जाता है, तो बेसिकली इसे mm में व्यक्त किया जाता है। ठीक, कमिंग टू नेक्स्ट वन, दैट इज एडेंडम। व्हाट इज एडेंडम, पिच सर्किल से बाहरी वृत्त तक दांतों के बीच की जो दूरी होती है, ऊंचाई होती है, उसी को क्या कहते हैं, एडेंडम कहते हैं। मान लीजिए जो हमारी पिच सर्किल है, अब पिच सर्किल से दांतों के ऊपरी सर्किल जो होती है इसके बीच की जो दूरी होती है उसी को क्या कहते हैं, एडेंडम कहते हैं। नेक्स्ट वन डिडेंडम, तो पिच सर्किल से रूट सर्किल तक के दांतों की दूरी जो होती है उसी को डिडेंडम कहते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए हमारा आउटर सर्किल है, इसके बीच में पिच सर्किल, इसके बीच में रूट सर्किल है, तो ये पिच सर्किल से जो ऊपर की दूरी है ये क्या है, एडेंडम है, और जो नीचे की दूरी है पिच सर्किल से रूट तक की इसी को क्या कहते हैं, डिडेंडम कहते हैं। एडेंडम की वैल्यू कितनी होती है, तो 0.3p होती है, पॉइंट लिखा है 0.3p होती है, पिच सर्किल का 0.3 होती है, डिडेंडम सर्किल क्या होती है तो 0.4 होती है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट आता है होल डेप्थ, पूर्ण गहराई के बारे में। गियर के बाहरी सर्किल और रूट सर्किल तक की दूरी को पूर्ण गहराई कहते हैं। गियर के बाहरी सर्किल और रूट सर्किल तक की दूरी को ही क्या कहते हैं, पूर्ण गहराई कहते हैं। एडेंडम और डिडेंडम का योग होती है। मींस यहां से आउटर सर्किल, पिच सर्किल और रूट सर्किल ये टोटल डिस्टेंस ले ली जाए तो इसी को क्या कहते हैं, होल डेप्थ कहते हैं। अब ये एडेंडम 0.3p प्लस डिडेंडम 0.7p दोनों को जोड़ दिया जाए तो 0.7p आ जाता है। यही क्या हो जाता है, होल डेप्थ हो जाता है। एडेंडम को इस पे इंग्लिश में डिफाइन करना हो तो कैसे बताएंगे, द पार्ट ऑफ द टूथ in the tooth wheel outside the pitch circle up to the top of the teeth is called dedendum। पिच सर्किल से ऊपर तक की जो दूरी होती है उसे को एडेंडम कहते हैं। and the part of tooth inside pitch circle up to the bottom of the teeth space is called dedendum। पिच सर्किल से अगर हम ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, टॉप तक जा रहे हैं तो ये एडेंडम होता है, और पिच सर्किल से अगर हम नीचे आ रहे हैं बॉटम तक तो वही क्या होता है, डिडेंडम होता है। दोनों को जोड़ दिया जाता है तो क्या प्राप्त हो जाता है, होल डेप्थ हमें प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट पूछा जाता है वर्किंग डेप्थ के बारे में। वर्किंग डेप्थ क्या होती है, तो गियर के दांतों की वो गहराई
जो दूसरी गरारी के साथ मेश करते समय संपर्क में आती है उसी को क्या कहते हैं, वर्किंग डेप्थ कहते हैं। जब दो दांते क्या होते हैं, आपस में मेश करते हैं तो उनके बीच जो डेप्थ होती है उसी को क्या कहते हैं, वर्किंग डेप्थ कहते हैं। और ये डबल एडेंडम के बराबर होती है। मींस अगर वर्किंग डेप्थ निकालना है तो हमें क्या करना है, 2 इंटू एडेंडम लेना है। ठीक, 2 इंटू एडेंडम अगर हम पॉइंट में वैल्यू में देखें तो एडेंडम की वैल्यू 0.3 होती है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.6 हो जाएगी। 0.6 पी क्या हो जाएगा, वर्किंग डेप्थ हो जाएगा। और अगर बात की जाए होल डेप्थ की तो होल डेप्थ क्या हो जाता है हमारा, होल डेप्थ एडेंडम प्लस डिडेंडम मींस 0.3 प्लस 0.4 आता है, तो ये टोटल कितना हो जाता है, 0.7 हो जाता है। तो होल डेप्थ थोड़ी ज्यादा होती है, वर्किंग डेप्थ थोड़ी क्या होती है, कम होती है। कमिंग टू नेक्स्ट वन दैट इज क्लियरेंस। कि क्लियरेंस क्या होता है, तो जब दो गियर आपस में मिलते हैं तो दांतों के मिलने पर जो गैप बचता है उसे ही क्लियरेंस कहा जाता है। मींस जहां पर दो दांते आपस में स्पर्श कर रहे होते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, यहाँ बीच में थोड़ा सा गैप बच जाता है, उसी को क्या कहते हैं, क्लियरेंस कहते हैं। और इससे ही घर्षण कम होती तथा गियर आसानी से चलते रहते हैं। इसी क्लियरेंस की वजह से तो दांतों के बीच क्या होता है, जब घर्षण करके चलते हैं तो थोड़ा घर्षण लो होता है और गियर आसानी से चलते रहते हैं। नेक्स्ट वन इज पिच डायमीटर। व्हाट इज द पिच डायमीटर, तो ऊपर हमने पढ़ा था पिच सर्किल के बारे में, जो कि इमेजिनरी डायमीटर होता था, इमेजिनरी सर्किल होती थी। तो पिच सर्किल के व्यास को ही क्या कहते हैं, पिच डायमीटर के नाम से जानते हैं। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट वन, यहाँ पर आपको फिगर दिया गया है। फिगर में समझना है कौन सी चीज किस चीज को दर्शा रही है। चलिए फिगर को देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिखाया गया है आउटर डायमीटर। ठीक है, आउटर डायमीटर को थोड़ा ऊपर करके देख लेते हैं। ठीक, यहाँ पर आउटर डायमीटर दिखाया गया, तो कहां से कहां तक है, ये देखिए ऊपर एडेंडम हो गया और ये नीचे भी यहाँ पर क्या हो गया, एडेंडम हो गया। अभी यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच की जो दूरी है यही क्या कहलाती है, आउटसाइड डायमीटर कहलाती है। या इसी को हम क्या कह सकते हैं, एडेंडम सर्किल के नाम से भी जानते हैं, जो कि सबसे बड़ा क्या होता है, व्यास होता है। नेक्स्ट वन क्या होता है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये रूट डायमीटर दिखाया गया है, या रूट सर्किल बेसिकली जो यहाँ से अगर स्पर्श करते एक सर्किल बनाया जाए तो इसी को क्या कहेंगे, रूट सर्किल कहेंगे। और इसी का डायमीटर क्या हो गया, या रूट डायमीटर हो गया। अगर इसको हम बाहर स्पर्श करते हुए बनाते हैं तो इसे क्या कहते हैं, डिडेंडम सर्किल कहते हैं। और इसी के डायमीटर को क्या कहा जाता है, आउटसाइड डायमीटर, डिडेंडम का डायमीटर कहा जाता है। इसके बाद आती है पिच सर्किल के बारे में। तो ये हो गया आपका एडेंडम बाहर का और ये नीचे हो गया डिडेंडम। इनके बीच की जो ये इमेजिनरी लाइन है, डॉटेड लाइन है, इसी को क्या कहते हैं, पिच सर्किल कहते हैं। इस पिच सर्किल के डायमीटर को ही क्या कहा जाता है, पिच डायमीटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं और क्या क्या चीजें दर्शाई गई हैं। तो यहाँ पर दर्शाया गया है डिडेंडम भी जो सबसे निचला फेस होता है, एडेंडम मीन जो ये सबसे ऊपरी वाला फेस होता है, इसी को क्या कहते हैं, एडेंडम कहते हैं। और सबसे निचले वाले फेस को क्या कहते हैं, डिडेंडम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको होल डेप्थ दिखाई गई है, एडेंडम से लेकर के यहाँ डिडेंडम तक के बीच की जो दूरी है यही क्या है, होल डेप्थ को दर्शा रहा है। अब दो पास लगते दांतों की बीच की दूरी को क्या कहते हैं, हम पिच कहते हैं। यहाँ सेंटर डिस्टेंस निकालना है तो एक दांता हमारा ये हो गया और एक दांता हमारा ये हो गया। इन दोनों के बीच की जो सेंटर की डिस्टेंस है इसी को क्या कहते हैं, सर्कुलर पिच या फिर सेंटर डिस्टेंस के नाम से जानते हैं। दूसरे फिगर में देखते हैं कि उसमें क्या क्या प्रोफाइल्स दिखाई गई हैं। बेसिकली कमिंग टू द नेक्स्ट फिगर, तो इसमें हमें सबसे पहले दिखाया गया है एडेंडम को। यहाँ आप देख सकते हैं जो सबसे ऊपर वाला डायमीटर होता है यही क्या होता है, एडेंडम सर्किल होती है। सबसे नीचे वाली जो रूट को छूते हुए जाती है डिडेंडम सर्किल या रूट सर्किल होती है। बीच में जो इमेजिनरी सर्किल है इसी को हम क्या कहते हैं, पिच सर्किल के नाम से जानते हैं। अब पिच सर्किल से लेकर के ऊपर तक के सर्किल के जो बीच की दूरी यही क्या कहलाती है, एडेंडम कहलाती है। पिच सर्किल से नीचे तक की बॉटम तक की दूरी ही क्या कहलाती है, डिडेंडम कहलाती है। तो ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। अब यहाँ एडेंडम से लेकर के डिडेंडम तक की जो यहाँ के बीच की दूरी है इसी को क्या कह रहे हैं, वर्किंग डेप्थ के नाम से हम जानते हैं। लेकिन आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये थोड़ा सा डिडेंडम से थोड़ा सा ऊपर है, जैसे थोड़ा सा क्लियरेंस बच रहा होता है तो वही क्या होता है, टू एडेंडम होता है। मींस एडेंडम को ही डबल बार जोड़ लिया जाए तो कितना हो जाता है, ये वर्किंग डेप्थ के बराबर हो जाता है। और जब बात की जाती है होल डेप्थ की, तो होल डेप्थ में हम कहां से कहां लेते हैं, यहां से लेकर के हम पूरा लेते हैं, यहां तक लेते हैं। ठीक है, ये बीच में आपको थोड़ा सा अंतर दिख रहा होगा, ये फिल हो जाता है तो इसी को कहते हैं होल डेप्थ। तो होल डेप्थ कितनी होती है, 0.7 पी होती है। वर्किंग डेप्थ कितनी होती है, तो 0.6 पी के बराबर होती है, जो कि बेसिकली क्या होती है, 2 एडेंडम के बराबर होती है।
नेक्स्ट वन बात की जाए क्लियरेंस की, तो यहाँ डिडेंडम सर्किल और होल डेप्थ के बीच में जो आप गैप देख रहे हैं इसी को क्या कहते हैं, क्लियरेंस कहते हैं। यही पदार्थ आपस में मैच करके चलते हैं और जो घर्षण कम होता है इसी के कारण घर्षण थोड़ा कम होता है। ठीक, नेक्स्ट वन आता है फेस विड्थ के बारे में कि दांतों की चौड़ाई कितनी होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी है, ये जो दूरी है इसी को क्या कहते हैं, फेस विड्थ के नाम से जानते हैं। ठीक, इसमें और फिर क्या बच रहा है, स्पेस विड्थ। इस दो, एक दांता ये हो गया, एक दांता ये हो गया, इनके बीच जो यहाँ पर दूरी बच रही है इसी को कहते हैं स्पेस विड्थ के नाम से जानते हैं। अब दांतों का जो सबसे ऊपरी पोर्शन है इसको टॉप लैंड के नाम से जानते हैं, जो सबसे निचला पोर्शन है इसको बॉटम लैंड के नाम से जानते हैं। ऊपर वाले पोर्शन को फेस कहते हैं, निचले वाले पोर्शन को फ्लैंक कहते हैं। तो एग्जाम में ये नॉमेनक्लेचर दिया जाता है, आपसे पूछ लिया जाता है तो आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक, तो बेसिकली पिच सर्किल से ऊपर की दूरी एडेंडम, नीचे की दूरी डिडेंडम, ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद फेस विड्थ पूछा जाता है, टॉप लैंड पूछा जाता है, फेस, फ्लैंक और ये बॉटम लैंड के बारे में पूछा जाता है। तो आशा करते हैं आप लोग अगर एग्जाम में इसका फिगर आता है तो टिक कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत बेसिकली आप लोगों को नहीं होने वाली है एग्जाम में इससे रिलेटेड। सो कमिंग टू नेक्स्ट वन, व्हाट इज दैट, थिकनेस ऑफ टीथ, दांतों की मोटाई। तो पिच सर्किल पर सीधी रेखा में एक दांतों के मापने पर दांतों की मोटाई आती है। इसे किससे मापते हैं, तो गियर टूथ वर्नियर कैलिपर से मापा जाता है। अभी हमने देखा था वहां ऊपर फिगर में टूथ थिकनेस वगैरह के बारे में। बेसिकली पूछा क्या जाता है कि टूथ थिकनेस को किससे मापते हैं, गियर के दांतों की मोटाई किससे मापी जाती है। तो आपको क्लियर होना चाहिए, गियर टूथ वर्नियर कैलिपर के द्वारा हम दांतों की मोटाई को नापते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि गियर के दांतों की मोटाई किससे नापते हैं, तो गियर टूथ वर्नियर कैलिपर के द्वारा नापते हैं। नेक्स्ट वन टूथ स्पेस के बारे में बताया गया है कि दो साथ लगते दांतों के बीच खाली स्थान की दूरी जो पिच सर्किल पे मापने से आती है उसी को क्या कहते हैं, टूथ स्पेस कहते हैं। पिच सर्किल पे अगर हम दो दांतों के बीच की दूरी को नापते हैं तो जो बीच की दूरी बचती है उसी को क्या कहते हैं, टूथ स्पेस के नाम से जानते हैं। तो ये भी हमने देख लिया था। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया गया है, उसको समझ लेते हैं। एक गियर ट्रेन में 6 गियर हैं, गियर के दांतों की संख्या 40, 80 और 100 है, जबकि ये क्या है, ड्राइवर्स गियर है। और ड्रिवन गियर के दांतों की संख्या 20, 40, 80 है। ठीक है, यदि पहली गरारी 60 चक्कर पर मिनट है तो अंतिम गरारी के चक्कर पर मिनट हमें ज्ञात करना है। बेसिकली यहाँ पर स्पीड रेशियो वाला फार्मूला लगाना है और हमें इनके बीच यहाँ पर गियर के दांतों की संख्या दे रखी है, पहले गियर का आरपीएम दे रखा है, हमें दूसरे वाले का आरपीएम क्या करना है, ज्ञात करना है। तो काफी इजी है, आशा करते हैं आप लोग इसको लगा लेंगे। फिर भी एक बार समझ लेते हैं कि किस प्रकार से इन क्वेश्चनों को हल किया जाता है। बेसिकली आपको पता होगा वेलोसिटी रेशियो ऑफ गियर ट्रेन, ठीक है, वेलोसिटी रेशियो ऑफ गियर ट्रेन के बारे में बात की जाए तो क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो ऑफ गियर ट्रेन की वेलोसिटी ऑफ ड्राइवर गियर अपॉन वेलोसिटी ऑफ द ड्रिवन गियर। ठीक है, इसको हम कुछ इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। यदि जो ड्राइवर गियर है उसमें दांतों की संख्या N1 हो, दांतों की संख्या T1 हो और वो N1 आरपीएम पे गति कर रहा है, इसी प्रकार ड्रिवन गियर में दांतों की संख्या T2 हो और अगर वो N2 आरपीएम पे गति कर रहा है तो उसके वेलोसिटी रेशियो को परिभाषित करते हैं N1 अपान N2 बराबर T2 अपान T1। ठीक है, ध्यान रखना है कि N1 अपान N2 बराबर T2 अपान T1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो N1 T1 बराबर यहाँ से निकल के आता है N2 T2। ठीक, क्या निकल के आता है, N1 T1 बराबर N2 T2। तो इसी फार्मूले का प्रयोग करके यहाँ से हम इसको लगाने वाले हैं। तो गियर के दांतों की संख्या ड्राइवर में कितनी है, 40, 80, 100 है, ड्रिवन में 20, 40, 80 है। ड्राइवर कितने से घूम रहा है, 60 से घूम रहा है, ड्रिवन 60 से घूम रहा है, तो ड्राइवर हमें निकालना है कितने से घूमेगा। तो बेसिकली पहले क्या दिया गया है, हमें दांतों की संख्या दी गई है तो N1 बाई N2 लगाते हैं। N1 40 है, N2 मीन्स पहला N1 40 20, फिर दूसरा ले लेंगे तो 80 40 आ जाएगा, तीसरा ले लेंगे तो 60 और 80 आ जाएगा। अब जब दांतों की संख्या निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, अपोजिट लिखते हैं, T2 अपान T1 लिखते हैं। तो T2 को हमने ऊपर लिख लिया 62 को, T1 हमें निकालना है तो हमने वैसे नीचे लिख लिया। अब यहाँ पर 40 से 40 कैंसिल हो गया, 80 से 80 कैंसिल हो गया, 20 से 50 को कैंसिल करेंगे 5 आ जाएगा और 5 को जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। तो यहाँ से उत्तर कितना निकल के आता है, 300 चक्कर पर मिनट
यहाँ से निकल के आता है। बेसिकली आपको याद क्या रखना है, जब भी गियर ट्रेन के वेलोसिटी रेशियो की बात की जाएगी तो क्या होगा, N1 T1 बराबर N2 T2, ये फार्मूला याद रखना चाहिए। N1 क्या है, ड्राइवर गियर के मतलब आरपीएम है, T1 ड्राइवर गियर का टूथ संख्या है, N2 क्या है, ड्रिवन गियर का आरपीएम है, T2 क्या है, ड्रिवन गियर में दांतों की संख्या। इस फार्मूले से कई सारे न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। कमिंग टू नेक्स्ट वन, दैट इज पावर ट्रांसमिशन बाय कैम, कि कैम के द्वारा पावर को ट्रांसमिट कैसे किया जाता है। तो बेसिकली अगर कैम की बात की जाए तो कैम एक इसेंट्रिक शाफ्ट होता है। इसेंट्रिक शाफ्ट का मतलब जिसमें कई सारे सेंटर होते हैं, ठीक। इसका प्रयोग रुक रुक कर पार्ट को गति प्रदान करने के लिए किया जाता है। कैम का प्रयोग कहाँ करते हैं, बेसिकली जहां पर हमें थोड़ा रुक रुक के कुछ अंतराल पे पावर को ट्रांसमिट करना होता है, वहां पर कैम का प्रयोग किया जाता है। जब इसकी ऊपरी वाली सतह पार्ट से टच करती है तो ये आगे स्लाइड करता है, और जब वो संपर्क टूट जाता है तो पार्ट क्या हो जाता है, वहीं पर रुक जाता है, ठीक। फिर जब दूसरी बार ऊपर वाली टॉप सरफेस टच करती है तो फिर से पार्ट आगे बढ़ता है, और जब फिर संपर्क टूट जाता है तो वो रुक जाता है। इसी प्रकार कैम के द्वारा क्या किया जाता है, रुक रुक के गति प्रदान की जाती है। इसके द्वारा बेसिकली जो घुमावदार गति होती है, मीन सर्कुलर मोशन होता है, उसको क्या करते हैं हम, आगे पीछे की गति मीन्स लॉन्गिट्यूडनल मोशन में, स्लाइडिंग मोशन में कुछ इस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं, ठीक। तो ये बेसिकली है कैम के बारे में। यहाँ से आप कैम का फिगर देख पा रहे होंगे, इसमें एक पिन लगी होती है, बैलेंसिंग व्हील वगैरह होते हैं, बेसिकली कैम शाफ्ट को दिखाया गया है। सो कमिंग टू नेक्स्ट वन, पावर ट्रांसमिशन बाय फ्रिक्शन के द्वारा, कि घर्षण के द्वारा पावर का ट्रांसमिशन कैसे किया जाता है वो हम देखने वाले हैं। तो घर्षण के द्वारा भी पावर को ट्रांसमिट किया जा सकता है, जैसे कि बाल बेयरिंग के बाल केवल घर्षण के द्वारा ही गति करते हैं। अभी तक हमने कुछ अन्य मेथड के द्वारा पढ़ा था, यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि अगर फ्रिक्शन के द्वारा पावर को ट्रांसमिट कैसे किया जाता है। फ्रिक्शन के द्वारा भी पावर को ट्रांसमिट किया जा सकता है, जैसे आप बाल बेयरिंग का एग्जांपल ले सकते हैं या रोलर बेयरिंग का एग्जांपल ले सकते हैं। इसमें बाल और रोलर किस प्रकार से मोशन करते हैं, तो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन के कारण ही मोशन करते हैं, और उसी की सहायता से क्या करते हैं, ये आगे गति प्रदान करते रहते हैं। सो नेक्स्ट वन, व्हाट इज दैट। नेक्स्ट आ जाता है स्पर गियर के टूटे दांतों को किस प्रकार से रिपेयर किया जाता है, रिपेयरिंग ऑफ ब्रोकन टीथ ऑफ स्पर गियर। इससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं प्रेशर एंगल के बारे में, क्योंकि उससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गियर के प्रेशर एंगल के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली पिच पॉइंट पर दो पिच सर्किल की जो कॉमन टेंजेंट के साथ दो टीथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर कॉमन नॉर्मल से बने कोण को ही क्या कहते हैं, टीथ का प्रेशर एंगल कहते हैं, ठीक। कुछ लंबा हो गया, आपको थोड़ा समझ में नहीं आया होगा, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। प्रेशर एंगल को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। बेसिकली प्रेशर एंगल का केवल वैल्यू पूछा जाता है कि कितना होता है, बट डेफिनेशन भी आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, हो सकता है कभी पूछ लिया जाए। पिच पॉइंट पर दो पिच सर्किल की कॉमन टेंजेंट के साथ दो टीथ की पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर कॉमन नॉर्मल से बने कोण को टीथ का प्रेशर एंगल कहते हैं, ठीक। प्रेशर एंगल बेसिकली पूछा जाता है कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए 14 सही 1/2 डिग्री, 14.5 डिग्री प्रेशर एंगल होता है, ठीक। इतना ही केवल इससे इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा। प्रेशर एंगल कितना होता है, तो 14.5 डिग्री होता है। अब अगर कोई दांता टूट गया है तो उसको रिपेयर किस विधि द्वारा किया जाता है, बेसिकली ये हमें देखना है। तो सबसे पहला जो मेथड है रिपेयरिंग का वो होता है डॉवटेल फिटिंग द्वारा, ठीक। सबसे फर्स्ट मेथड क्या है, डॉवटेल फिटिंग द्वारा। इसमें बेसिकली क्या करते हैं, तो इस विधि में जहां से गियर के दांते टूटे होते हैं वहां पर डॉवटेल ग्रुप बना दिया जाता है, और उस ग्रुप में उसी साइज का मेल पीस बनाकर फिट कर दिया जाता है। आपने डॉवटेल पीस देखा होगा, ठीक है, हम आपको नीचे दिखा देते हैं। ये क्या होता है, बेसिकली डॉवटेल ग्रुप, ये है डॉवटेल फिटिंग के बारे में यहाँ पर दर्शाया गया। मान लीजिए यहाँ पर हमारा दांता टूट गया, तो हम क्या करेंगे, इसी में पहले फीमेल साइज का हम यहाँ पर एक डॉवटेल ग्रुप बनाएंगे, फिर उसी साइज का एक मेल पार्ट बना के इसमें ला करके फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के बाद इसको हम फाइलिंग या मशीनिंग के द्वारा फिर दांतों का क्या करते हैं, रूप दे देते हैं, जिससे कि उसी शेप और साइज में जाकर वो फिट हो जाता है, ठीक। इसकी फिटिंग बेसिकली कैसी फिटिंग होती है, तो ड्राइविंग फिटिंग होनी चाहिए। इसको एक स्क्रू द्वारा पीस को और टाइट कर दिया जाता है ताकि बाद में निकल ना सके, ठीक है। इस सबसे पहले क्या करते हैं, डॉवटेल फिटिंग में हम
फीमेल साइज का एक डॉप्टल ग्रुप बनाते हैं, फिर मेल साइज का डॉप्टल बनाकर उसी में फिट कर देते हैं, उसको फिर फाइलिंग वगैरह करके हम उसी शेप और साइज का बना लेते हैं, स्क्रू वगैरह से कस दिया जाता है। नेक्स्ट वन होता है स्टड के द्वारा। इस विधि में टूटे दांत की निचली सतह को साफ करके उसमें गियर की मोटाई के अनुसार 2 या ज्यादा सुराख करके उनमें स्टड फिर कर दिए जाते हैं। स्टड पास पास होनी चाहिए। इसके बाद स्टडों को ही रेती द्वारा दांत का रूप दे दिया जाता है। को फिगर दिखा के बताते हैं। सेकंड वन क्या है, ये स्टड के द्वारा दिखाया गया है दांत की रिपेयरिंग करना। मान लीजिए यहाँ पर हमारे दांते टूट गए थे, ठीक है, नहीं थे, तो हमने क्या किया, बेसिकली सबसे पहले यहाँ पर होल कर लिए, स्टड के साइज के कई सारे होल करे जो कि पास पास थे। फिर उसमें क्या किया, हमने स्टड को फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद क्या करेंगे, हम इसकी फाइलिंग या मशीनिंग करके उसे दांतों का रूप दे देंगे। ठीक, तो ये बेसिकली है स्टड फिटिंग के बारे में, स्टड के द्वारा कैसे हम दांतों की तीत को रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट वन आता है हमारा बेल्डिंग के बारे में। उसको रिवेटिंग और बेल्डिंग को भी देख लेते हैं कि किस प्रकार से तीत की रिपेयरिंग की जाती है। जिस प्रकार से हम उसमें स्टड के द्वारा स्टड फिट करते हैं, उसी प्रकार से इस विधि में रिवेटिंग में क्या होता है, टूटे हुए दांतों के आकार का हम एक नया दांता बना लेते हैं। ठीक, क्या करेंगे, हम बाहर से कोई एक नया रेडीमेड टीथ ले आएंगे, उसको क्या करेंगे, दोनों तरफ से गियर की बॉडी के साथ रिवेट के द्वारा हम उसको फिट कर देते हैं। इसमें हमें कुछ नहीं करना होता है। पहले था डॉप्टल फिटिंग में मशीनिंग वगैरह करनी होती थी, फिर इसके बाद स्टड में भी हमें लगाकर मशीनिंग करनी होती थी। बट मान लीजिए इतना प्रिसाइज वर्क आपको नहीं आता है, तो क्या करेंगे, एक रेडीमेड टीथ ले आएंगे और उसको हम रिवेट के द्वारा उसमें फिट कर देंगे, तो रिवेटिंग द्वारा हो गया। बेल्डिंग द्वारा कैसे हम उसको सही कर सकते हैं, बाय बेल्डिंग के द्वारा। तो इस विधि में टूटे दांत के स्थान पर बेल्डिंग द्वारा मेटल भर दिया जाता है। इसके बाद मशीनिंग और फाइलिंग करके दांतों की आकृति बना ली जाती है। सबसे पहले क्या करना है, हमें जहां पर दांतें टूट गए हैं वहां पर बेल्डिंग के द्वारा मटेरियल को भर देना है, फिर उसी को क्या करना, फाइल वगैरह करके हमें दांतों का रूप दे देना है। ठीक, तो ये कुछ प्रकार थे कि जिसके द्वारा हम क्या कर सकते थे, टूटे हुए दांतों की रिपेयरिंग कर सकते थे। नेक्स्ट वन इसमें एक टॉपिक बच जाता है जिसको हम देख लेते हैं। बेसिकली चैन ड्राइव में हमारा ये टॉपिक छूट गया था कि जिस प्रकार से जब हम बेल्ट ड्राइव का प्रयोग कर रहे होते हैं, तो वहां पर जब बेल्ट में क्या होती है, स्लिप वगैरह की संभावना होने लगती है, बेल्ट ढीले होकर चलते हैं, तो उस पर हम टाइट करने के लिए वहां पर क्या करते हैं, जॉकी पुली का प्रयोग करते हैं बेल्ट में टेंशन देने के लिए। ठीक, इसी प्रकार अगर हम चैन ड्राइव का प्रयोग कर रहे हैं और दोनों चैन की डिस्टेंस क्या है, सेंटर डिस्टेंस फिक्स है, ठीक है, चैन की सेंटर डिस्टेंस क्या है, फिक्स है चौकी स्प्रॉकेट की। अब ये क्या हो गई, चैन हमारी थोड़ी ढीली हो गई, तो इसमें टेंशन देने के लिए क्या किया जाता है, जॉकी स्प्रॉकेट का प्रयोग किया जाता है। किसमें, चैन को टेंशन देने के लिए। बट पूछा जाता है कहां पर प्रयोग करते हैं, तो जहां पर दोनों स्प्रॉकेट के सेंटर फिक्स होते, मीन्स इनके सेंटर फिक्स है, इनको हम आगे पीछे नहीं कर सकते, तो वहां पर चैन को टेंशन देने के लिए बेसिकली जॉकी स्प्रॉकेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अभी हमने जो न्यूमेरिकल सॉल्व किया था गियर ट्रेन के ऊपर, बेसिकली यहाँ पर नीचे फार्मूला था, थोड़ा मिस्टेक से स्कैन हो गया बाद में, तो एडजस्ट करिएगा कि गियर ट्रेन में वेलोसिटी रेशियो कैसे निकालते हैं। तो गियर ट्रेन में दो एक साथ घूमने वाले गियरों की गतियों का अनुपात ही क्या कहलाता है, उसका वेग अनुपात कहलाता है। मीन्स एक साथ जो दो गियर घूमते हैं, एक ड्राइवर गियर हो गया, ड्रिवन गियर हो गया, इनका जो स्पीड का रेशियो होता है, ये क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो कहलाता है। ठीक, गियरों का गति अनुपात हम कैसे ज्ञात करते हैं, निम्न सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं, n1 गुणे t1 बराबर n2 गुणे t2, या इसी को दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं हम n1 बटा n2 बराबर t2 बटा t1। तो सरल फार्मूला n1 t1 बराबर n2 t2 याद रखना है हमें। ठीक है, जहां पर n1 क्या है, ड्राइवर गियर का आरपीएम, t1 ड्राइवर गियर के दांतों की संख्या, n2 क्या है, ड्रिवन गियर का ड्रिवन गियर का आरपीएम, और t2 ड्रिवन गियर के दांतों की संख्या है। ठीक, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर भी एक एग्जांपल दिया गया है, देख लेते हैं। एक गियर ट्रेन में ड्राइवर गियर के दांतों की संख्या 20 है तथा यह 1200 चक्कर प्रति मिनट की गति से घूम रहा है। यदि ड्रिवन गियर में 600 चक्कर प्रति मिनट घूम रही हो तो उसके दांतों की संख्या कितनी होगी। तो वही फार्मूला लगाना है, n1 गुणे t1 बराबर n2 गुणे t2, n1 1200, t1 20, n2 600, t2 हमें निकालना है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक, वैसे भी देखेंगे तो 6 को अगर हम कैंसिल करें 12, तो यहाँ से आ जाएगा 220 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा निकल के। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने बेसिकली जाना गियर के प्रोफाइल के बारे में, एलिमेंट के बारे में, कौन कौन से उसमें बेसिकली एलिमेंट होते हैं। उसके बाद हमने गियर के रिपेयरिंग के बारे में जाना कि अगर
मान लीजिए गियर का होता है, टूट जाता है, उसके दांते टूट जाते हैं, तो किस प्रकार से हम उसकी रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो मिलेंगे नए वीडियो में। आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप टेलीग्राम चैनल पे अपने डाउट को पूछ लिया करें, क्योंकि वो टेलीग्राम चैनल बेसिकली आपके डाउट के लिए ही बनाया गया है। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।